बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस बेहतरीन दुआ के साथ अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमडी कैट जर्नी चैनल। सो कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ का आज 4th लेक्चर है और जो कि इंग्लिश पर है और इंग्लिश का आज ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेप्चुअल डोज सीरीज़ जो हमारा सेशन चल रहा है एमडी कैट फ्रेशर और रिपीटर्स के लिए, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर लें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। दूसरा ये कि ताकि सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहें। दूसरा ये कि यूट्यूब पर लाइव हमारा ये सेशन चलता है, आप रोज़ाना लेक्चर्स अपलोड होते हैं और आप जो है वो ले सकते हैं। तो आज हमने इंग्लिश का जो फर्स्ट लेक्चर करना है। सो स्टूडेंट, इंग्लिश में हमने एमडी कैट में क्या हमारी मेथोडोलॉजी होनी है जिसको लेकर हमने चलना है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। सो एमडी कैट के लिए इंग्लिश में ज़्यादा से जो है आपके ग्रामर में से रूल्स पूछे जाते हैं और उन रूल्स के ऊपर जो है हमारे एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारा क्या तरीक़ेकार होना है इंग्लिश के हवाले से, देखें क्या होता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो रूल्स उनको पढ़ाए जाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और जितने भी नाउन्स प्रोनाउन वर्ब टेंसेस सेंटेंसेस वगैरह सब कुछ, और स्टूडेंट क्या करते हैं उनको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टूडेंट, एमडी कैट में आपसे वो रूल्स एज इट इज़ नहीं पूछे जाते, आपने उन रूल्स को अप्लाई करना होता है। एमसीक्यूज़ में आपको एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं और आपने सोचना होता है कि यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको रूल्स पढ़ाऊंगी लेकिन उसके साथ मैं आपको उन्हें अप्लाई कैसे करना है उसकी ट्रिक्स भी बताऊंगी और किस तरह से हम इंग्लिश ग्रामर को आसान वे में कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि हमारे एफएससी तक इंग्लिश की जो ग्रामर है वो इतने अच्छे से नहीं पढ़ाई जाती, मोस्टली कॉलेजेस स्कूल्स में। ठीक है, सो इसलिए मैंने जो है एक एवरेज स्टूडेंट को लेकर चलना है। आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है वो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक्स से होने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमने जो है आगे इंग्लिश ग्रामर पे डिफरेंट रूल्स पढ़ने हैं, लेकिन उन डिफरेंट रूल्स को पढ़ने से पहले स्टूडेंट हमें जो है कुछ बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो कुछ बेसिक रूल्स हैं ग्रामर के वो हमें लाजमी पता होने चाहिए। और ये बिल्कुल बेसिक से रूल, आज का हमारा लेक्चर ही ग्रामर के बेसिस पर है। ठीक है, जितना हो सकेगा हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे और बाकी का जो रह जाएगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जैसे कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन प्रोनाउन वगैरह सारे। ठीक है, उसके अलावा सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, ये सब कुछ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता। ठीक है स्टूडेंट, सो इसी को हमने आज डिस्कस करना है। रूल्स हम अपने जब नेक्स्ट फुल हमने चैप्टर कवर करने हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उस पर फुल चैप्टर्स भी आएंगे। लेकिन आज सिंपल बेसिस है। ठीक है, और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। बेशक इसमें से एमडी कैट में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आज के लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर करेगा। ये लेक्चर एज अ फ्यूल काम करेगा जो कि आपको तैयार करेगा कि आपने नेक्स्ट लेवल पर जो एडवांस लेवल के लेक्चर्स लेने हैं उसका आपको पता हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ग्रामर को स्टार्ट करने के लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसका लैंग्वेज जो है वो बनती किससे है, तो वो सेंटेंस से ही बनती है। डिफरेंट सेंटेंसेस मिलकर जो पूरी कन्वर्सेशन है उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सो सबसे पहले स्टूडेंट, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी डिफरेंट वर्ड्स का ग्रुप होता है विच गिव कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या है, वर्ड्स का ग्रुप है जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जांपल, अली इज़ गोइंग टू लंदन। ठीक है, ये एक पूरा सेंटेंस है जिसके अंदर डिफरेंट वर्ड्स हैं। अली इज़ गोइंग टू लंदन, 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल ये एक सेंटेंस है और इससे हमें फुल मीनिंग पता चल रहा है कि अली लंदन जा रहा है। सो ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसे सेंटेंस कहेंगे। अब स्टूडेंट, सेंटेंस की आगे काइंड्स आ जाती हैं। ठीक है, सेंटेंस जो है कितनी तरह के हो सकते हैं, तो सेंटेंस की मेनली 4 काइंड्स होती हैं। स्टूडेंट ज़्यादातर समझते हैं कि 5 काइंड्स होती हैं, लेकिन मेनली जो है सेंटेंस की 4 काइंड्स होती हैं। पहली है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, देन इम्पेरेटिव एंड देन एक्सक्लेमेटरी। अब बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है कि जो कि हमें सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, वो सिंपल क्या कहलाता है, असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने एक पीछे एग्जाम्पल की, अली इज़ गोइंग टू
लंदन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये हमें क्या दे रहा है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो ये क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, असर्ट का मतलब ही क्या होता है, किसी बात का बताना। ठीक है, बात का बताना। ठीक है, सो अब देखें असर्टिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव क्या होता है, सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो इससे मिलकर हमारा क्या बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अली इज़ गोइंग टू लंदन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, अली इज़ नॉट गोइंग टू लंदन। सो ये सिंपल से टाइप्स हो गई। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। ठीक है, सो वो सेंटेंस जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है और एंड पर क्वेश्चन मार्क आता है, वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आता है। ठीक है, और काफ़ी बार जो व्हाट, हाउ, व्हेन, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रोनाउन होते हैं। सो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, सिंपल सा। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है कि जो कि ऑर्डर, एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या किसी को हम नसीहत कर रहे हैं या फिर हम किसी को कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस सेंटेंस को क्या कहा जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपसे इसी तरह एमडीकैट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब तक आपको ये बेसिस पता नहीं होंगी तो आगे जाकर जो हमने बहुत बड़े बड़े रूल्स पढ़ने, उनके अंदर जब ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी या इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर कोई भी मुश्किल का पेश ना आना पड़े। इसीलिए आज का ये लेक्चर है, ताकि आपको सारे बेसिस जो है आसानी से आ जाएं। ठीक है, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होता है, या फिर डू से शुरू होता है, या फिर डू नॉट से, या फिर लेट से, इन वर्ड से शुरू हो रहा होता है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये देखें, वर्क हार्ड, मतलब हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर एडवाइस कर रहे हैं कि हार्ड वर्क करो। ठीक है, हो गया। तो अब ये देखें, वर्क क्या है, वर्क जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, तो वर्क हार्ड। उसके बाद आता है डू नॉट टॉक टू हर। ठीक है, यहाँ पर डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है और हम किसी को ये ऑर्डर दे रहे हैं कि उससे बात मत करो। ठीक है, सो ये भी क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप पर, जो कि क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि जिसके अंदर हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीकाकार है, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में व्हाट या फिर हाउ का वर्ड आता है और एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक है, या फिर स्टार्टिंग में इंटरजेक्शन जैसे हुर्रे, ओह, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं और एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल, व्हाट अ मूवी, वर्ड से भी स्टार्ट हो रहा है और एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब देखें स्टूडेंट, जिसको स्टूडेंट ज़्यादातर 5 काइंड में इस्तेमाल कर देते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, वो दरअसल ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ही एक टाइप है। सो इसलिए इसको हम सेंटेंस की अलग टाइप के अंदर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ये ब्लेसिंग, कर्स और विश को जो है एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम किसी को कोई ब्लेसिंग दुआ दे रहे हैं या फिर हम कोई विश का इजहार कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब अगर इसकी पहचान देख ली जाए तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्टार्टिंग में मे का वर्ड यूज़ कर लिया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एंड पर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, या फिर अगर एक्सक्लेमेशन मार्क ना भी हो तो क्वेश्चन फुल स्टॉप भी आ सकता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, कि इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ सकता है या सिंपल फुल स्टॉप भी आ सकता है। और अगर यहाँ पर मे ना भी लगे तो फिर भी आप देख लें गॉड ब्लेस यू मतलब ब्लेसिंग दी जा रही है, तो फिर भी ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा। लेकिन ज़्यादातर में क्या होता है, मे का वर्ड जहाँ पर स्टार्टिंग में यूज़ हो जाए तो उससे पता चलता है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस की टाइप्स थी वो कंप्लीट होती हैं। अब हम देखेंगे कि फ्रेज और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं फ्रेज। सो अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि ये भी वर्ड का ग्रुप है, विच मेक सेंसेस बट नॉट कंप्लीट सेंस। मतलब फ्रेज वर्ड्स का ग्रुप तो है लेकिन उससे हमें सेंटेंस की तरह कंप्लीट सेंस नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अंडर द ट्री। अब देखिए इसके अंदर भी 3 वर्ड्स तो है ना, मतलब ये वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन अंडर द ट्री, ट्री के नीचे क्या, इससे कोई हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। नेक्स्ट देख लें, एट द डोर, हमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा। नेक्स्ट कैन नॉट गो,
ठीक है, इससे भी कोई हमारी जो सेंटेंस है वो हमें पता नहीं चल रहा कि इसका असल मायने क्या है, सिर्फ एक ऐसा लग रहा है हाफ या फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सो देखिए, अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट, मतलब फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कम्बिनेशन नहीं होता। देखें यहाँ पर क्या, अंडर द ट्री, तो यहाँ पर ट्री जो है मतलब नाउन है या फिर सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है। एट द डोर, यहाँ पर भी आप देखें कि नाउन और सब्जेक्ट है, वर्ब इसके साथ नहीं है। और देखें कैन नॉट गो, अब यहाँ पर गो जो है वर्ब है लेकिन इसके साथ सब्जेक्ट नहीं है। मतलब जो फ्रेज है वो सब्जेक्ट वर्ब का कम्बिनेशन नहीं होता, या कहीं खाली सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा या कहीं खाली वर्ब प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट क्या है, पर्पज ऑफ फ्रेज इज टू कंप्लीट द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल शी इज सिटिंग। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस अपने अंदर खुद कंप्लीट है, लेकिन इसको ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और कंप्लीट करने के लिए हमने आगे फ्रेज यूज़ किया अंडर द ट्री। ठीक है, तो ये फ्रेज जब इस सेंटेंस के साथ मिला तो फिर ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है फ्रेज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज क्लॉज। सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। अच्छा, अब क्लॉज क्या है कि जो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे या कंप्लीट मायने दे रहा हो, वो क्या कहलाता है, क्लॉज। और क्लॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का कम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल शी इज़ हंग्री, देखिए इसके अंदर शी क्या है, सब्जेक्ट, और इस क्या है, वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है, तो वो क्या कहलाएगा, क्लॉज। अब यहाँ पर एक नोट है, अ सिंपल सेंटेंस कैन बी वन क्लॉज, मतलब एक सिंपल सेंटेंस है हम उसे वन क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस भी वही होता है जो कि हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे और सब्जेक्ट वर्ब का जो है क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और क्लॉज भी है। लेकिन अब क्लॉज और सेंटेंस में फ़र्क क्या है, तो वो आगे। सेंटेंस क्या होता है कि सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉज भी यूज्ड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्लॉज है और एक और क्लॉज, दो क्लॉज मिलकर भी सेंटेंस बना लेते हैं, और वो दोनों क्लॉज किसी कंजंक्शन वगैरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो सेंटेंस जो है वो एक डिफरेंट किस तरह से हो जाता है क्लॉज से, कि ज़्यादा सारे क्लॉज भी मिलकर जो है सेंटेंस बना देते हैं। सो अब हम देखते हैं क्लॉज की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज, देखिए आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि जो कि खुद मुख्तार हो और किसी पर डिपेंड ना करे। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज सेम एज अ कंप्लीट सेंटेंस एंड स्टेटेड अलोन, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और वो अकेला भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ही एट डिनर, ठीक है, उसने खाना खाया, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और ये अकेला भी यूज़ हो जाए तो हमें पता चल रहा है उसने खाना खाया। ठीक है, अब इसके अंदर किसी और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज़ डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोंग, यानी जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो अकेले इस्तेमाल नहीं हो सकता। इट हैज़ सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, यानी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का तो कम्बिनेशन होगा क्योंकि ये क्या है, क्लॉज है, लेकिन बट इट कुड नॉट बी अ सेंटेंस बाय इटसेल्फ, लेकिन वो खुद जो है एक सेंटेंस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सेंटेंस जो है वो डिफरेंट क्लॉज से मिलकर बना हो सकता है, और एक क्लॉज सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेज होते हैं तो वो एक से ज़्यादा क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो तो एक सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सेंटेंस जो है वो डिफरेंट क्लॉज और फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं अ सेंटेंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्लॉज एंड फ्रेजेस, मतलब उनके मिलने से एक पूरा सेंटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल व्हेन एलिजा गॉट होम, ठीक है, अब देखें यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन है, लेकिन व्हेन एलिजा गॉट होम ये एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे रहा, और अगर हम इसको अकेले यूज़ करें तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस के तौर पर यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एलिजा गॉट होम ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ही एट डिनर, तो उसने खाना खाया, यहाँ पर शी होना है स्टूडेंट, शी एट डिनर यानी उसने खाना खाया। जब एलिजा घर गई तो उसने खाना खाया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज ने मिलकर जो है एक सेंटेंस बनाया है, जबकि अकेला जो है डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना रहा था। सो ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन
while, if, as soon as, because। अब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं when, ये देखें डिपेंडेंट क्लॉज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, when से, तो ये उसके कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड्स हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, जब भी स्टूडेंट से पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूछा जाए तो वो नाउन प्रोनाउन मतलब इस तरह हमें बताने लग जाता है। सो स्टूडेंट ये देखें कि मेरा सवाल है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये नहीं पूछा कौन कौन से होते हैं। सो व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इसको जानने के लिए स्टूडेंट मैं आपको इसको कुछ और अंदाज में बताना चाहूँगी। स्टूडेंट जो लैंग्वेज है, ठीक है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज जो है वो किस तरह से फॉर्म होती है, वर्ड से, ठीक है। डिफरेंट वर्ड्स मिलकर ही सेंटेंसेस बनते हैं और पूरी कन्वर्सेशन होती है। सो वर्ड को जो है स्पीच भी कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो स्पीच है वर्ड, अब वो वर्ड जो है वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं जिनसे मिलकर सेंटेंस बने होते हैं। अब वो वर्ड कोई नाम भी हो सकता है, वो वर्ड कोई एक्शन भी हो सकता है, और वही वर्ड कोई मॉडिफायर भी हो सकता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसी तरह वो वर्ड कोई आर्टिकल वगैरह भी हो सकता है, और डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के मिलने से कोई भी एक सेंटेंस जो है वो बनता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। सो इसी वजह से जो स्पीच होता है, मतलब जो वर्ड है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब ये कौन कौन से हैं, तो बेसिकली जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आर्टिकल्स को भी अगर हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल करें तो फिर हम 9 कहेंगे, बट लेकिन आर्टिकल जो है ज़्यादातर एडजेक्टिव के फॉर्म में ही माने जाते हैं। सो पहला क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब हम बारी बारी देखेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब। सो वर्ब इज़ अ एक्शन और ए स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कोई भी काम या स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि मैं क्या हूँ, इसके बारे में जो चीज़ हमें बता रही हो वो क्या होती है, वर्ब। फॉर एग्जांपल आई गो टू ऑफिस डेली, यहाँ पर गो क्या है, एक एक्शन है, यानी मैं रोज़ाना ऑफिस जाती हूँ, तो यहाँ पर गो क्या है, एक्शन, ठीक हो गया स्टूडेंट। इसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग कि कोई इंसान वो क्या है, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर देखें जो एम है वो हमें क्या बता रहा है कि मैं हूँ, ठीक है, इसके लिए यूज़ हो रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, ये भी एक वर्ब ही है, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब वर्ब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मेन वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, फिर आगे जेरेंड, इन्फिनिटिव्स और पार्टिसिपल्स, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम वर्ब वाला चैप्टर कवर करेंगे। उसके अंदर हमने जो है वर्ब की टाइप्स, मेन वर्ब क्या होते हैं, फिर आगे से उसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है, मॉडल वर्ब्स, इन्फिनिटिव्स, जेरेंड, पार्टिसिपल, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ एक ओवरव्यू है कि जो स्टूडेंट की ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं है तो उसे भी एक बेसिस का पता चल जाए, ठीक है स्टूडेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नाउन पर। सो व्हाट इज़ नाउन, नेमिंग वर्ड, ठीक है, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अली इज़ अ गुड प्लेयर, तो इधर अली जो है क्या है, नाउन है। उसके बाद होटल इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर होटल भी क्या है, नाउन है। नाउन की भी फिर डिफरेंट काइंड्स होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वो सब भी हम नाउन के चैप्टर में कवर करेंगे। व्हाट इज़ प्रोनाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला वर्ड क्या कहलाता है, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। अब देखें अली इज़ टायर्ड, ठीक है, अब यहाँ पर अली क्या हो गया, नाउन। आगे है ही वॉन्ट्स टू स्लीप, वो सोना चाहता है, तो यहाँ पर ही जो है अब नाउन की जगह यानी अली की जगह यूज़ हो। अब यहाँ पर हम अली भी यूज़ कर सकते थे लेकिन वो सेंटेंस जो है वो बच्चों वाला सेंटेंस लगता है क्योंकि रिपीटेशन हो रही होती, इसलिए हमने अली को रिप्लेस कर दिया ही से, तो ये क्या है, ये एक प्रोनाउन है, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे होता है एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट काफ़ी बार इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, ए और जे के दरमियान जब डी आ जाए तो वो साइलेंट होता है, तो इससे कहेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव एक मॉडिफायर है। मॉडिफायर क्या होता है, जो कि किसी चीज़ को मॉडिफाई करे, ठीक है, या फिर उसे इन्हेंस करे। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, वो कहलाता है एडजेक्टिव। शी हैज़ ब्लू हेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हेड जो है ये क्या है, हेड जो है एक नाउन है, ठीक है, और ब्लू क्या है, अब ब्लू हेड जो है किस कलर के, ब्लू कलर के, मतलब ये उसको मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो ब्लू यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे शी हैज़ ब्यूटीफुल हेयर, ठीक है। अब यहाँ पर हेयर क्या होगा, नाउन, तो ब्यूटीफुल उसे क्या कर रहा होगा, इन्हेंस, तो ब्यूटीफुल क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है स्टूडेंट के, जब भी ऐड का वर्ड आ जाए मतलब वो किसी चीज़ के अंदर इजाफा कर रहा होता है, ठीक है। सो देखें यहाँ पर ऐड आ रहा है ना, मतलब एडजेक्टिव, तो ये नाउन और प्रोनाउन में इजाफा कर रहा है, ठीक है, यानी मॉडिफाई कर रहा है। अब इसी तरह आ गया एडवर्ब। अब देखें ऐड का मतलब क्या होता है, इजाफा करना, मतलब जो वर्ब के अंदर इजाफा करे या उसको इन्हेंस करे वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या है, जो कि वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी और एडवर्ब को भी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि मॉडिफाई, वर्ब को तो मॉडिफाई करना आसान है, मतलब कोई एक्शन है तो उसको मॉडिफाई किया, एडजेक्टिव को और एडवर्ब खुद को ही किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर उससे समझते हैं। देखें सबसे पहले देखते हैं स्लोली, वेरी, ऑलवेज, ये सब क्या यूज़ होते हैं एज अ एडवर्ब। अब छोटे होते हैं हमें ज़्यादातर जो एल वाई पर जो एंड हो रहे होते हैं लफ्ज़, हमें बताया जाता है कि वही एडवर्ब है, लेकिन ऐसे नहीं है, वेरी भी एडवर्ब है, ऑलवेज भी एज अ एडवर्ब यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ वॉकिंग स्लोली, ठीक है स्टूडेंट। आप पहले एग्जाम्पल में देखें वॉकिंग, वॉकिंग क्या है वो, ठीक है, शी इज़ वॉकिंग, यहाँ पर वॉकिंग क्या है, एक्शन है, यानी कि ये वर्ब है। स्लोली मतलब वो बहुत आहिस्ता से चल रही है, तो इसने क्या किया, वर्ब को जो है क्या कर दिया, मॉडिफाई किया, तो यहाँ पर स्लोली क्या है, एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शी क्या है, नाउन है, ठीक है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है, नाउन को मॉडिफाई करे, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, ठीक है। सो अब वो खूबसूरत है, लेकिन फिर साथ वेरी भी आ गया, वेरी, वेरी अब किसको मॉडिफाई करे, ब्यूटीफुल को, मतलब किसको जो है मॉडिफाई करे, एडजेक्टिव को। तो एडजेक्टिव को किस तरह से जो मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब। तो देखा है एडजेक्टिव को किस तरह से एडवर्ब मॉडिफाई करता है, तो इसलिए यहाँ पर वेरी क्या होगा, एडवर्ब। अगर अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, यस, शी इज़ वॉकिंग वेरी स्लोली, वो देखिए शी इज़ वॉकिंग यानी वो चल रही है, तो यहाँ पर एक्शन क्या है, वो एक्शन, वर्ब क्या है, वॉकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर वेरी स्लोली, स्लोली क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है, मतलब वो आहिस्ता से चल रही है। अब ये एडवर्ब हो गया, अब साथ ही साथ उन्होंने वेरी भी लगा दिया। अब वेरी क्या है, मतलब वो बहुत ही आहिस्ता से चल रही है, तो अब ये देखें ये वेरी भी क्या होगा, एडवर्ब। तो देखें फिर यहाँ पर ये वाला भी जो हमने बात की थी वो भी सेटिस्फाई हो गई कि एडवर्ब एक और एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये थी एडवर्ब। अब जब हम आगे रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस होंगी और आपको और ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में इतना ही था। बाकी का जो हमारे जितने आगे के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जेरेंट क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आर्टिकल्स क्या होता है, ये सारे जो बेसिस हैं ये हम अपने बेसिक ऑफ ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कवर। उसके बाद फिर हम हर पार्ट ऑफ स्पीच को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन और जो भी एक्सेप्शंस होती हैं, रूल्स होते हैं, फिर ये 2 फर्स्ट लेक्चर्स हमारे बेसिस पर हैं, जिसका आधा लेक्चर हमने कवर किया, आधा लेक्चर हम नेक्स्ट बारी में कवर करेंगे। उसके बाद हम फिर बेसिस जो रूल्स होंगे उनकी तरफ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको कंसेप्चुअल डोज सीरीज सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दिया करें कि आपको ये जो सेशन है कैसा लग रहा है, ठीक है, और इल्म की रोशनी को बढ़ाने में मेरा साथ दें और इस वीडियोज़ को, लेक्चर्स को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।